I think this is where we were last time. ये वाला केस कर रहे थे, किया नहीं था आई थिंक, राइट? सो इसके साथ ज़रा स्टार्ट लेते हैं. ठीक. All right. So this is case number 4, last case of momentum. हम लोगों ने कल लास्ट टाइम ये बात की थी दैट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक अगर टोटल मोमेंटम बिफोर ज़ीरो है तो टोटल मोमेंटम आफ्टर भी ज़ीरो होगा. ये कैसे हो सकता है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट्स का इक्वल मोमेंटम हो इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, दैट्स हाउ दे कैंसल आउट. सो ऑब्वियस है कि एक का एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा, दूसरे का नेगेटिव मोमेंटम होगा. अब यही वाला अगर हम लोग ट्राई करने की कोशिश करें, सो आई थिंक वी रोट डाउन दिस क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट टाइम. So a cannon of mass 1.5 tons, which is basically 1500 kg, fires a cannonball of mass 5 kg. Speed with which the ball leaves the cannon is 70 meters per second relative to the earth. What is the initial speed of recoil of the cannon? So अगर मैं कह देता हूँ कि भाई ये जो कैनन बॉल है ये 70 की स्पीड से निकल रहा है, so let me again establish my sign convention. So it's easier to always use the sign convention, or rather than thinking about when to use it, when to not use it, आप हमेशा यूज़ कर लें. So right अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट इज नेगेटिव, राइट? अगेन मेरे पास राइट वाला आया, लेफ्ट वाला मुझे पता है कि रिकॉइल का मतलब ही ये है कि जब ये कैनन को बाहर धक्का देगा तो ये खुद पीछे आएगा. लेकिन अगेन बिकॉज दिस इज एन अननोन वेलोसिटी, आई लेट द साइन ऑफ द आंसर टेल मी व्हाट दिस वेलोसिटी इज, राइट? सो टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर. सो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 1500 v प्लस 5 times positive 70, दिस इज इक्वल टू 0, राइट? तो यहां से जब आप v निकालते हैं, v क्या आता है? सो 5 times 70 plus 1500 v equals 0. सो आपने सिर्फ यहाँ से v को सब्जेक्ट बनाना. सो दिस इज 350 एंड ऑन द अदर साइड दिस इज नेगेटिव 350 डिवाइड बाई 1500. तो ये कितना आता है? 0.2 वट 0.23. और ये नेगेटिव आता है, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? दैट दिस इज टू द लेफ्ट, राइट? यहां तक कोई सवाल? क्योंकि अगर सवाल नहीं है तो मैं आगे सवाल पूछूंगा. देखिए मैंने ये कहा अब्दुल्ला कि बेटा ये जो है पहले कोई भी मोमेंटम नहीं है ना, क्योंकि पहले कुछ भी मूव नहीं कर रहा. सो मैंने लिखा टोटल मोमेंटम बिफोर दैट 0, टोटल मोमेंटम आफ्टर इज इसका मास 5 टाइम्स पॉजिटिव 70 प्लस इसका मास 1500 टाइम्स v, राइट? तो बस इसको आगे सॉल्व किया. मैं ये कह रहा हूँ कि v नेगेटिव आने का मतलब है दिस इज टू द लेफ्ट. अब मेरा आप लोगों से सवाल, मोमेंटम तो दोनों के बराबर हैं, कैनन का वेलोसिटी इतना कम क्यों है? कैनन का खुद का वेलोसिटी कैनन बॉल के मुकाबले में इतना कम क्यों है? दैट्स द क्वेश्चन. डिफरिंग मासेस, राइट? अगर मैं सोचूं दोनों के मोमेंटम तो बराबर हैं, दिस इज कांस्टेंट. सो द वन विच हैज अ ग्रेटर मास फॉर द सेम मोमेंटम उसका वेलोसिटी कम होगा.
right? Yeah. We won't say it takes more velocity to move it. We would just say कि भाई दोनों के मोमेंटम बराबर हैं, सो जिसका मास ज़्यादा है उसका वेलोसिटी कम है. बेसिकली आप कह सकते हैं मास एंड वेलोसिटी वुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फॉर द सेम मोमेंटम, राइट? जैसे कि आप लोग ओ लेवल मैथ में जब इन्वर्स प्रोपोर्शन का सवाल करते हैं, सो यू राइट इट लाइक दिस, देन यू राइट इट लाइक दिस, एंड देन यू राइट इट लाइक दिस. तो यहाँ पर भी तो यही है, मास टाइम्स वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम ही रह रहा है. हम कह सकते हैं मास एंड वेलोसिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. So the cannon moves much slower compared to the ball because it has a much higher mass. ठीक है, ये लिख लें. रिजा आपको समझ आ रहा है बेटा? यस, वी विल बी गोइंग ऑन टू दैट. आज हम लोग ये वाली जो चीज़ ख़त्म करेंगे तो हम लोग वैसे वाले सवाल भी करेंगे. ऑलराइट, आप लोग कॉपी करें, मैं पानी भर के आता हूँ. आई थिंक रिकॉर्डिंग तो ऑन है. ओके, अब हम लोग ये वाली बात करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह माय हैंड इज़ ऑल्सो ओपन नाउ सो आई कैन राइट. जी ये तो छोड़ देना कन्वर्जन, क्योंकि वो तो वैसे भी सवाल में दी हुई थी. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट दिस आइडिया. ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे कि अगर एक नॉर्मल रॉकेट टेक ऑफ करता है तो क्या हो सकता है. वी कैन एक्सप्लेन दिस यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ वेरी ऑब्वियसली. मैं ये कह सकता हूँ, और सवाल ऐसा आ सकता है कि रॉकेट खुद कैसे ऊपर जाता है जब ये गैसेस को नीचे की तरफ धक्का देता है, गैसेस को नीचे से निकालता है. सो आई कैन से दैट here the force that is applied by the rocket on the gas, that is downwards. कह सकता हूँ ना, RG means rocket on gas, that is downwards. So Newton's third law के मुताबिक, and this is again stuff that we've talked about already, न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक गैस उतना ही फोर्स लगाएगा ऑन द रॉकेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विच इज अपवर्ड्स, राइट? दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो अगर मैं ये लिखता तो मैं ऐसे कहता कि एफ आर जी, force applied by rocket on gas, is equal to the force applied by the gas on the rocket, only its opposite in direction. राइट? सो यही चीज़ मैं यहाँ लिख लेता हूँ. सो फोर्स, एक मिनट, सो फोर्स applied by gas या by a rocket on gas is downwards.
therefore the force applied by the gas on the rocket is equal but upwards. ये बात समझ आती है आप लोग को? एनी प्रॉब्लम विद दिस? सही है. सो रॉकेट ऑन गैस इक्वल्स गैस ऑन रॉकेट. आप लोगों को याद भी होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के हमने सवाल भी किए थे, होमवर्क भी मिला था. इफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल देन हाउ डज द रॉकेट मूव अपवर्ड्स. इसी वजह से तो ऊपर जाता है कि भाई रॉकेट गैस को जिस फोर्स से बाहर निकालता है, गैस भी रॉकेट को उतनी ही फोर्स से ऊपर धक्का देता है. अब देखें, आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं होते, राइट? ये कैंसिल इस वजह से नहीं होते क्योंकि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे थोड़ी एक्ट कर रहे हैं. ये है रॉकेट ऑन गैस, ये है गैस ऑन रॉकेट. सो दे एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. यही सवाल था ईशल आपका? ओके. फॉर द रॉकेट, यस, मतलब इसका फोर्स इतना होना चाहिए कि जो इसके अपने वेट से ज्यादा हो तभी ये ऊपर एक्सेलरेट कर सकेगा. ऑब्वियसली यस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस ऑन द रॉकेट. ठीक है. अच्छा खैर, अभी अगर हम यहां देखें, सो न्यूटन थर्ड लॉ का एक तरीका है इसको समझने का, एंड देयर इज ऑल्सो द मोमेंटम वे टू अंडरस्टैंड दिस. मोमेंटम वाला तरीका क्या है कि मैं अगर कहूं कि भाई ये जिस तरीके से एक्सपेल हो रहा है गैस, आई कैन से दैट गैस हैज ए डाउनवर्ड मोमेंटम. पहले तो अगर ये रॉकेट सिर्फ लॉन्च पैड पे था, अभी तक निकला नहीं है, तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर ज़ीरो था. सो टोटल मोमेंटम आफ्टर भी ज़ीरो होगा. तो गैस का जितना डाउनवर्ड्स मोमेंटम है, वुड यू अग्री कि रॉकेट का उतना ही मोमेंटम होगा बट अपवर्ड्स? दैट इज़ द मोमेंटम वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस. और ये इंशाल्लाह आप लोग एएस फिजिक्स में पढ़ेंगे हाउ द मैथ वर्क्स आउट, व्हाई न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आर बेसिकली द सेम थिंग. देखें, मैंने ये कहा, एक तो फोर्सेस वाला तरीका तो हमें समझ आ गया ना. मैंने कहा कि जैसे अभी मैंने कैनन कैनन बॉल वाले केस में बात की, तो गैस का कुछ मोमेंटम होगा नीचे की तरफ. पहले अगर कुछ भी मूव नहीं कर रहा था, सो मोमेंटम बिफोर इज जीरो. सो कैन आई से द मोमेंटम ऑफ गैस प्लस द मोमेंटम ऑफ रॉकेट इक्वल जीरो? अगर इसमें से किसी एक को सब्जेक्ट बना दूं, सो मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गैस बट विद अ नेगेटिव साइन. तो ये वही वाली बात है जो पहले की थी ना. सो मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ आर बेसिकली द सेम थिंग. दे आर द सेम थिंग. सही है. सो एनीथिंग दैट आई कैन टॉक अबाउट यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट यूजिंग मोमेंटम, conservation of moment. This basically leads to this. सही है. कॉपी कर लें, फिर हम लोग सवालों की जानिब जाएंगे. सवाल की तस्वीर भेज दें. मे बी इट्स इन माई प्लान्स टू डू इट ऑलरेडी.
कहाँ से ऐसे आप सवाल निकाल के कर रहे हैं भाई? नहीं, ये वाला मैं नहीं कराऊंगा, बाद में पूछिएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलें, अब हम चलते हैं ज़रा पास पेपर्स की जानिब। वैसे तो मोमेंटम के आई थिंक द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव, बिकॉज आई actually like curated them from IGCSE questions. आप लोग खुद से कर रहे होंगे तो आप लोग को शायद मसला आएगा, so let's just do the ones we can. कुछ लोगों को इस चैप्टर में ज़्यादा मसला आता है। ओके, so let's start with something like this. तो जस्ट बाय द वे, ये जो मेरी वाली वर्कशीट्स हैं, इस पूरे के solutions are there on the channel as well. क्या बात है, mine is the first video that pops up. So structured questions है, this also MCQs. खैर अभी ये वाले से स्टार्ट करते हैं, आप लोग ये ट्राई करें। With momentum, often a small diagram helps you think. जी, so a car of mass 1000 kg traveling at 8 meters per second collides with a lorry of mass 3000 kg traveling at 2 meters per second in the same direction. After colliding, the two vehicles stick together. Case 3. What is the speed after the collision? तो भाई इधर पे तो उसूलन साइन कन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट? सो आई विल जस्ट सेट अप द इक्वेशन 1000 times 8 plus 3000 times 2 is equal to the final mass 4000 after sticking times V. So this is 8000, 11,000 equals 4000 V. So V is 11 over 4, right? मैंने कुछ गलत किया है क्या? Oh, 6 and 8 is 14,000, not 11,000, right? Yeah. So C 3.5. How did we get 4000 ईशल बेटा? क्योंकि ये स्टिक हुआ है ना, तो फाइनल मास वुड बी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स 1000 kg प्लस 3000 kg. डन? यहाँ तक कोई सवाल? अयान बेटा आपको समझ आ रहा है? अब्दुल्ला सईद, अबू बकर, अरम, so this is directly IGCSE questions. हर IGCSE का सवाल हमारे करने लायक नहीं होता है, दिस इज़ वन ऑफ दोज जो हमारे करने लायक है। ये वाला हम लोगों ने लेक्चर के दौरान किया था। Easy. Okay, how about 19?
So change in momentum, delta P is F delta T, राइट तो इसने आपसे टाइम पूछा है, फोर्स भी दिया हुआ है. सो डेल्टा पी इज पी एफ माइनस पी आई, फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनल इज 5, इनिशियल इज 2. सो 1.2 टाइम्स 5. अच्छा ये इसने कहा है कि कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं है, राइट. सो 1.2 टाइम्स 5 माइनस 1.2 टाइम्स 2. अगर चेंज इन डायरेक्शन होता तो उसने ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया होता जहाँ से ये पता चल रहा होता कि डायरेक्शन चेंज हुआ है, जैसे कि रीबाउंड equals f delta t, so 4 times delta t, and you basically need delta t. So that's 1.2 times 3 divided by 4, which is 3.6 over 4, which is 0.9, which is option A. ठीक है. अगर स्लो डाउन कर जाता तो नहीं ना, फिर भी तो अब्दुल्ला ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और अब 1 मीटर पर सेकंड से सेम डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाए. नेगेटिव तो तब नहीं लेते ना, नेगेटिव तो डायरेक्शन चेंजेस में लेते हैं. या श्योर आई री एक्सप्लेन दिस. देखें ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, हम ये इसका फाइनल वेलोसिटी है. सो डेल्टा पी इज पी एफ माइनस पी आई, राइट, विच इज एम वी माइनस एम यू. So 1.2 times 5 minus 1.2 times 2, and that's also equal to f delta t. f दिया हुआ है 4 और delta t चाहिए. ठीक है. Sticky collision वाले questions are the most common. तो ये वाला ट्राई करें. ऑलराइट दाऊद, आप इस वाले का जवाब बताएं. यस, साइन कन्वेंशन की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी. रीबाउंड कर रहा है. राइट वाले को आप ले लें पॉजिटिव, लेफ्ट वाले को आप ले लें नेगेटिव, राइट. सो इसने आपको बताया फोर्स कितना लग रहा है, मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम इन कांटेक्ट पूछा हुआ है. सो एफ इक्वल्स डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी. सो डेल्टा टी इज डेल्टा पी ओवर एफ. डेल्टा पी क्या है, एम वी माइनस एम यू ओवर एफ. एम कितना है 0.16, फाइनल वी को नेगेटिव 30 ले लूँगा, माइनस 0.16 टाइम्स 30 डिवाइडेड बाय एफ विच इज़ 10,800.
सो इसका जवाब क्या आता है? ठीक है, डन। इसमें कोई सवाल? एक आधा थियोरेटिकल जो है, सॉरी थियोरेटिकल तो नहीं, क्या कहेंगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन ज़रा देखें, समथिंग वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। अब्दुल्ला सोहेल ढीले पड़ गए हैं आप। क्या हो गया भाई, डिस्टिंक्शन लाने का मूड नहीं है? A rocket is launched upwards from the surface of moon. Hot gases are ejected downwards over a very short period of time. Which statement is not correct? A. Correct or not? ए आपके ख्याल से करेक्ट है? लाइक द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, करेक्ट तो है, क्योंकि वेट है डाउनवर्ड्स। अपवर्ड फोर्स क्या है? जो गैस रॉकेट पर अप्लाई करेगा, जिसको FGR लेबल किया था, ये भी ठीक है। सो इट कैन नॉट बी दिस। अब रह गया सी, रह गया डी। अभी जैसे हमने डायग्राम में पढ़ा था, हम कह सकते हैं कि रॉकेट का जितना मोमेंटम ऊपर की तरफ है, गैस का उतना ही नीचे की तरफ है, राइट? इफ पहले कुछ भी मूव नहीं कर रहा था, तो मैं ये तो कह सकता हूं P रॉकेट प्लस P गैस is 0, and then I can say P rocket equals negative P gas. So total momentum of gases and hot rocket when the hot gases have been ejected is 0. ये तो ठीक है, ये जवाब नहीं हो सकता, ये जवाब है। क्यों? क्योंकि जब आप मोमेंटम कह रहे हैं बराबर है, तो इसका मतलब ये है बिकॉज इट्स अ वेक्टर। आप ये भी कह रहे हैं कि डायरेक्शन बराबर है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन। सही है, ये क्लियर हुआ? यस, ये अच्छा सवाल था। डिफरेंस ये है कि अगर ये कहता ना इज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ठीक हो जाता। मोमेंटम वेक्टर है ना, तो जब ये कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये यूं कह रहा है कि भाई ये रहा रॉकेट का मोमेंटम, ये रहा गैस का, विच इज नॉट ट्रू, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ये तो सीधा सीधा ये कह रहा है रॉकेट और गैस का टोटल मोमेंटम जीरो है या नहीं, तो बिल्कुल है, पहले कुछ भी मूव नहीं कर रहा। सो टोटल मोमेंटम आफ्टर इक्वल्स टोटल मोमेंटम बिफोर, ये ठीक है। हसनैन आपको समझ आ रहा है बेटा? या बिल्कुल ईशल ऐसा ही है। ओके, हाउ अबाउट लेट्स डू एक दो आखिरी के सवाल। तो ये भी एक ऐसा अच्छा सवाल है MCQs का। थोड़ा सा टेक्निकल है ये वाला भी।
अच्छा, जनरली सो व्हाट डू वी फील इज राइट? डी, है ना? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई बाकी गलत क्यों हैं, अगर हम ज़रा एक सेकंड के लिए नोट्स पढ़ जाएं ऑन टू दिस। सही है, यहाँ हमने u1 u2 v1 v2 के हिसाब से एक्सप्रेशन लिखा था। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2। अगर मैं वन वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर लूं, यही बन जाएगा। m1 को कॉमन ले लूं, u1 माइनस v1 बन गया। m2 को कॉमन ले लूं, v2 माइनस u2 बन गया। होना तो उसूलन फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए, तो अगर मैं एक नेगेटिव साइन लगा दूं, अंदर भी एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर भी एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, सो अंदर बन गया डेल्टा P1 और ये नेगेटिव साइन के साथ बन गया नेगेटिव डेल्टा P1, राइट? वाई? बिकॉज इट शुड बी m1 v1 माइनस m1 u1, उल्टा है। सो माइनस डेल्टा P1 इक्वल्स पॉजिटिव डेल्टा P2। तो जब सवाल कह रहा है चेंज इन मोमेंटम ऑफ x इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ y, अगेन मसला सिर्फ इस नेगेटिव साइन का है। चेंज इन मोमेंटम दोनों के बराबर हैं, बस दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। ठीक है, इसी तरीके से इम्पल्स इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम। तो आप इस हिसाब से भी ऑप्शंस को डिस्क्वालीफाई कर सकते थे कि चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स, राइट? तो ये दोनों ऑप्शन में एक ही बात क्यों कहेगा? इसका मतलब ये दोनों जवाब है ही नहीं, ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है। कैनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी कंजर्व्ड, अगर ये कह रहे कि बराबर है, नॉइस की वजह से बराबर तो नहीं हो सकते, बिकॉज देयर इज सम साउंड एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस्ड एज वेल, सो इट मस्ट बी डी। What would A have to say to be correct is this: is equal to but negative to the change in momentum of y। फिर सही होता। ठीक है, couldn't C be right? No विशल बेटा, बिकॉज नॉइस प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब कुछ इनिशियल कैनेटिक एनर्जी साउंड में भी गया है। सही है, आपको डेरिवेशन फिर से दिखा देता हूँ। ऑल राइट, वॉट अबाउट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस आई फील लाइक इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप लोगों के लिए भी शेयर कर दूंगा कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। U1 क्वेश्चन 1 यू कैन डू दिस। दिस इज समथिंग आई वांट टू डू।
Okay, this is pretty similar of a question to what we were just talking about. 1.1 shows a toy water rocket. The rocket is half filled with water and connected by rubber tubing to a pump. Air is then pumped into the rocket so that the pressure of the air inside the rocket increases. Explain in terms of particles why the air in the rocket exerts a pressure on the walls of the rocket. अच्छा ये एक ऐसा सवाल है सम ऑफ यू माइट रिमेंबर ये हम लोग हीट के चैप्टर का सवाल है किनेटिक मॉडल ऑफ मैटर का आपको करना है अभी कर लें नहीं करना है छोड़ दें but basically you start with this that air molecules are in constant random motion and they collide with the walls of the container they apply a force producing a pressure ठीक है Explain why increasing the number of air particles in the rocket increases the pressure of the air in the rocket. तो इसमें यही है कि भाई ज़्यादा number of air particles होंगे ज़्यादा frequent collisions होगी तो pressure increase होगा. But this is what I'm more interested in. When the air pressure in the rocket is high, the rubber tubing is removed from the rocket and the water in the rocket is expelled downwards. Explain in terms of momentum why the rocket begins to accelerate upwards. नहीं अली ये नहीं कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस क्योंकि बेटा वो तो टेम्परेचर से ताल्लुक होता है और सवाल में लिखा था टेम्परेचर इज कांस्टेंट एनीवे अभी इस पे आ जाओ अगर पिछला वाला नहीं समझ आया छोड़ दें इस पे आ जाओ क्योंकि वो हमने वैसे ही पढ़े नहीं है ना चैप्टर्स अभी इस पे आ जाओ वाटर इन द रॉकेट इज एक्सपेल्ड डाउनवर्ड्स अब वही बात है कि भाई रॉकेट ऊपर क्यों जा रहा है मैं तो इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी समझा सकता हूँ मोमेंटम से भी समझा सकता हूँ एग्जामिनर कह रहा है मोमेंटम से समझाओ सही तो पहले तो ये रॉकेट मूव नहीं कर रहा था राइट फिर ये ट्यूबिंग हटाता है सो मैं ये कह सकता हूँ दैट द वाटर हैज बिल्कुल यही समझा के लिखना है आपने सो वाटर हैज मोमेंटम downwards since momentum before was 0 momentum after must also be 0 this can only happen if the rocket has equal momentum to the water but upwards ताकि वो कैंसिल हो जाए Alright, does this response make sense? अब पार्ट सी आपको खुद ट्राई करें सजेस्ट वाले सवाल वो लेवल फिजिक्स के सबसे मुश्किल सवाल you have to think एक्सेलरेशन क्यों चेंज हो सकता है रेजा आप बताएं कोई रीजन बेटा क्या सो एक चीज तो ये कि एज इट एक्सेलरेट्स एयर रेजिस्टेंस
reduces, air resistance increases with speed, which reduces the resultant force and hence the acceleration. और दूसरा क्या है? Right? The other very obvious one is that the mass of the rocket decreases. सही, जिस तरीके से पानी निकलता रहेगा तो मास कम होगा, तो इससे भी एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। या बिल्कुल जो अब्दुल्ला सोहेल कह रहे हैं, दिस इज ऑल्सो फाइन कि भाई प्रेशर कम होगा, वक्त के साथ जब कम पानी रह जाएगा तो वो जो डाउनवर्ड फोर्स होगी वो भी कम होगी, राइट? टू रीजंस, दीज कुड बी टू पॉसिबल रीजंस। ठीक है, या जी कर लेते वो वाला भी, कोई मसला नहीं। या नहीं, मास इज बेटर, क्योंकि बेटा एफ इक्वल्स एम है, सो मास इज बेटर। ये भी एक अच्छा सवाल है, प्रीटी सिमिलर। आप रॉकेट शिप वाला क्या है होगा मेरे पास, रॉकेट शिप वाला मेरे ख्याल से मैंने ये मैंने दिया हुआ है आप लोगों को करने के लिए। चलिए काम करते, मैं ही करा देता हूँ, मैं आप लोगों को और दे देता हूँ। और लेट्स डू दिस टुगेदर। पहला पार्ट वेरी इजी, फर्स्ट पार्ट इजी इनफ। असल में इसको ऐसा ना, क्योंकि उस टाइम पे ये सिलेबस का नया सवाल है, तो सारे लोग बॉम्बियाँ मार रहे हैं। Fuel on the spacecraft explodes and the spacecraft splits into two parts. Direction in which the parts move do not change. यानी पहले भी अगर फर्ज करें राइट की तरफ जा रहा था तो अभी राइट की तरफ जा रहा है। After the explosion, the speed of the front part increases to 9,000. It has a mass of 150 kg. Calculate the speed of the rear part after the explosion. Alright. So ये वाला आप लोगों ने कैसे किया?
या कर रहे हैं। Total momentum before equals total momentum after. Right? So total momentum before तो आपने अभी अभी निकाल लिया, that's 240,000 equals total momentum after. So एक स्पीड, एक पार्ट का स्पीड आपको पता है 150 टाइम्स 9000। अब पहले ही इसका मास 300 था, एक हिस्से का 150 है तो दूसरे वाले का भी ऑब्वियसली 150 है, so प्लस 150 v। अब यहाँ से v निकालो। V2, total kinetic energy of the two parts after the explosion is greater than the original kinetic energy. State the energy transfer that occurs. तो ये कह रहा है कि बाद में एनर्जी ज़्यादा है, क्या एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा? कीवर्ड जी, केमिकल, राइट? बाद में एनर्जी ज़्यादा क्यों है? बिकॉज सम ऑफ द केमिकल एनर्जी is now also transferred to kinetic energy. So ये फ्यूल पढ़ते हैं, बैटरी पढ़ते हैं, you guys should think chemical energy. Explosion lasts for 0.2 seconds. Calculate the average force on the front part during this time. So मुझे चाहिए force which is delta p over delta t, right? तो मैं कहता हूँ final momentum minus initial momentum over time. अच्छा, फाइनल मोमेंटम ऑफ द फ्रंट पार्ट। सो फ्रंट पार्ट का अगर मैं सोचूं, ये रहा फ्रंट पार्ट। सो पहले तो फाइनली इट्स ट्रैवलिंग एट 9000 और पहले के स्पीड पर ट्रैवल कर रहा था, पहले तो बाकी का ऑब्जेक्ट के साथ ही था, तो तब उसकी स्पीड थी 8000 माइनस 150 टाइम्स 8000 डिवाइडेड बाई द टाइम विच इज 0.20 seconds.
Alright, 750,000. डन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को होमवर्क के सवाल बता देता हूँ कुछ। 1 कर लिया हमने, 2 कर लिया। अगला सवाल आपकी फरमाइश का हुआ ये वाला सवाल। वाज दिस फाइन? नो प्रॉब्लम। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में से आप होमवर्क लिख लें। यू हैव टू डू 3, 4, 9, 3, 4, 9, 11। सही है। इन सब के ही आंसर्स जो हैं, लाइक डिटेल्ड सॉल्यूशन, नॉट इवन जस्ट आंसर्स दैट्स ऑन यूट्यूब। 3, 4, 9, 11। एंड लेट्स गो ऑन टू एमसीक्यूज। आप में से कोई नोट कर रहा है? नोट करें। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन 3, 4, 9, 11। MCQs 2, 4, 6, 9, 12, 15, 23, 33, 37, 39, and 41. Yeah, I think this is more than enough. 41 भी है ना MCQs में, 39 और 41। ठीक है, डन। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंटम भी हो गया है। सो विल स्टार्ट विद वर्क एनर्जी पावर एंड देन प्रेशर, रैपिंग अप यूनिट 1। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।